यहाँ आ सकते हैं इस मेज पर। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए जी? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आइए, निश्चिंत होकर बैठिए। अरे जगह काफी है साहब, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। बेशक आप चुप रहना पसंद कर सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ, लेकिन एक ही वक्त में दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं बरसों से ही करता आ रहा हूं, बेशक आप नहीं। आप अभी जवान हैं, आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, और बात करने का मतलब है बात करना। लेकिन एक ही वक्त में से बहुत कम लोग समझते हैं। अब देखिए ना, आप छोटे मग से पी रहे हैं, लगता है आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं है। इस घड़ी यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, जितने भी लोग, ये जैक, थॉमस, मार्टिन, ये त्रिखा जी, उधर अपने राज जी भी बैठे हैं। हेलो सर। ये सब यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, क्योंकि बाकी सभी पब तो बंद हो जाते हैं, फिर एक यही पब तो बचा है जो देर रात तक खुला रहता है, और फिर सारे छाएंगे भी कहाँ। लेकिन आप इन लोगों से कोई बात नहीं कर सकते कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यहाँ मेज पर, बाहर सड़क पर, कई दफा तो ट्राम में, और कई दफा तो मैं खुद इन्हें उठाकर इनके घर तक पहुंचा के आता हूँ। और हिम्मत देखो, अगले दिन मुझे पहचानते ही नहीं। अरे सर, वो मैं आपको कल थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, आपको मैं आपके घर तक पहुंचा के आया था। रिमेम्बर में, मेरे को जानते हो आप? नहीं जानते? कमाल है, पहचानते भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत ना समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं, आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा। आप चुपचाप आकर एक मेज पर बैठ गए, मुझे जरा बुरा सा लगा। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अपने आप को आप पर नहीं थोपूंगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। हाँ, मेरी उम्र में ये करना जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक बहुत बड़ा ग्रेस है, जो अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है, इट्स एन आर्ट, जिसे काफी मेहनत के साथ सीखना पड़ता है, जो हर आदमी के बस की बात नहीं। जी, क्या कहा आपने? मेरी उम्र? मेरी उम्र? वाह साहब वाह, अरे जरा अंदाजा तो लगाइए साहब। मेरी उम्र? वाह साहब वाह। भाई वाह, आपने यूं तो मुझे खुश कर दिया, और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर का पैक और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? और आप नहीं लोगे? अरे ले लीजिए साहब, रात बहुत लंबी है, नहीं कटेगी। चलिए ठीक है, मैं जिद नहीं करता।
रात के 3 बज गए। ये एक भयानक घड़ी है और ये मैं आपको पूरे अनुभव से कहूंगा कि रात के 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है, 4 बजे सुबह होने लगते हैं, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर के है ना उधर के। अगर मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो वो यही है, लेकिन साली आती नहीं, नहीं आती मृत्यु। नहीं आती। हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी और शराब चुन ले, जिसे हम सिर्फ एक ही बात चुन सकते हैं। बाद में तो हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। जो आदमी एक बार पी चुके हैं, जी चुके हैं, क्या आप दूसरी जिंदगी को मानते हो? मेरा मतलब मौत के बाद, मौत के बाद की जिंदगी को मानता। और देखिए साहब, आपसे मुझे उम्मीद है आप मुझे वो बातें नहीं कहेंगे। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक कैथोलिक हूं। हाँ, लेकिन मुझे आप लोगों की ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि मरने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात के समय में इस समस्या के बारे में सोचता जरूर हूं। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद इतनी आसानी से नहीं आती। नींद के लिए छटाक पर लापरवाही, आधा छटाक थकान, और अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो इसका मुआवजा आप 1.5 छटाक बियर पी के भी उठा सकते हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूं, लेकिन अक्सर रात के 3 बजे मेरी नींद टूट जाती है और फिर मैं घर में बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता। इसलिए हर रोज आधी रात के वक्त मैं यहाँ चला आता हूँ, इस बार में रात के 3 बजे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका और फिर से कहूंगा कि रात के 3 बजे आपको, 2 बजे आपको लगता है कि अभी रात है, 4 बजे सुबह होने, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर के ना उधर के, लेकिन मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही है, लेकिन सारी आती भी नहीं, नहीं आती मृत्यु। जी नहीं, मैं अपने घर में अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है जो काफी वर्षों से मेरे साथ रह रही है। अब देखिए ना, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें हाँक रहा हूँ और उधर वो बेचारी दरवाजे पर बैठी सिर टिकाए हुए मेरी राह देख रही होगी। आपके बारे में मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन मुझे काफी तसल्ली मिलती है कि साला कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। और मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार ना कर रहा हो, या वे खुद किसी का इंतजार ना कर रहे हो। जिस घड़ी, जिस क्षण आदमी इंतजार करना छोड़ देता, उसी क्षण वो जीना भी छोड़ देता है। और बिल्लियां काफी देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती है। इसी लिहाज से वो काफी हद तक औरतों की तरह होती है, और बल्कि इस लिहाज से नहीं, औरतों की तरह उनमें अपनी ओर खींचने और आकर्षित करने की साधारण सी ताकत होती है, जिसे हम उन्हें अंधेरे बंद कमरे में देखकर अपने आप को बंधा उठा सा महसूस करते हैं। ये डर अक्सर आपको दूसरे कुत्ते या जानवरों से लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है। कुत्ता एक और किनारा करके चला जाता है, एक और किनारा करके चला जाते हैं। कहीं कुत्ते को डर लगा रहता है कहीं आप उसके साथ बेईमानी ना कर बैठे और आप सहमे से रहते, कहीं बल्ब झपकती हो आप पर झपट ना पड़े। लेकिन उस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं रह जाती
जो डर अक्सर आपको सांप या बिल्ली को देख सकते हैं। और सच बात यह है कि बिल्लियों को आप और तक तराफी तक नहीं पहचान पाते। बेशक से आप उनके साथ वो बरसों से क्यों ना रह रही हो, और वो इसलिए कि तो खुद जानबूझ तो कोई चीज छुपा रखते, बल्कि खुद आप में इतना हौसला नहीं रहता कि आप उनके भीतर लगे आखिर तक दरवाजे को खोल सको। क्या आपको बात अजीब नहीं लगती कि हम ज्यादातर उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आतंक छिपा होता है? क्यों होते हैं पता है? देखिए साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ ही देर में ये पब बंद हो जाएगा। फिर नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि यही पब तो है जो देर रात तक खुला रहता है। फिर सारे शहर में शराब की एक बूंद तक दिखाई नहीं देगी। नहीं, आप गरीब हैं, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठा ले, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा। फिर इस उड़ान का हम लोग बाहर गटर नाले या किसी पुलिस स्टेशन में, जो ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। ये बेचारे कुछ लोग तो डर के मारे जमीन पर ही पाँव जमा रखते हैं। अरे ऐसे लोगों का पीना भी कोई पीना है? हर में जाए। सही फासला 1.5 इंच। चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि हम अपनी चेतना को एक माचिस की तिल्ली की तरह बुझते हुए देख सके, और जब लोग सड़क पर उंगलियों के पास आ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। कब तक पकड़े रह रहा है, कब छोड़ना है, पीने का रहस्य इसलिए नहीं छिपा है। लेकिन मुश्किल घड़ी ये है कि किसी भी चीज की पहचान हमें तब तक नहीं आती जब तक हम जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर नहीं उठ जाते। बाद में वो किसी काम का नहीं। और किसी भी चीज की पहचान हमें तब तक नहीं आती जब तक हम उस पहचान के परे नहीं चले जाते। बेशक आप मेरी बात वसी में डाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ कि किसी चीज को न जानना ही अपने आप को सुरक्षित रखने का रास्ता है। और आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसा कि एक घर में आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं। हालांकि एक संशय हमेशा बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है, और कभी कभी आप इस संशय छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं, जो ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। यह आपके निराश होने की शुरुआत है। ये एक शतरंज के खेल की तरह आप एक चाल चलते हैं
और अपने विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खोल देते हैं। पहली बाजी में हारने के बाद आप दूसरी बाजी में जीतने की आशा करने लगते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावना है, पहले की बाजी की तरह अंतहीन और ऐसे पूर्ण नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में चाहे कितनी भी औरतों के संपर्क में क्यों ना हो, लेकिन असल में आपका संपर्क सिर्फ एक ही औरत से होता है, और वो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जी नहीं, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दें। जी हाँ, मैं विवाहित हूँ। लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। आप सब लोग कुछ हैरान से हो रहे हैं। अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा। पर जब तक आप किसी को अपनी आंखों से मरते हुए ना देख ले, तब तक आप अनुमान ही तो लगा सकते कि वो जीवित नहीं। शायद आप सबको हंसी आएगी, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जब तक आप खुद अपने परिचित को अपनी आंखों से मरते हुए ना देख ले, या खुद उसे अपने हाथों से दफना ना दे, तब तक आपको एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप दफ्तर से घर लौटोगे और दरवाजा खटखटाओगे और वो रसोई से दौड़ते हुए कोले से हाथ पूछकर आपकी आंखों के सामने आकर खड़ी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बेशक ये भ्रम है, लेकिन उसकी जगह बिल्ली आती है। जो दरवाजे की दहलीज पर सीट टिकाए, अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है, बहुत कुछ सोख लेता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि समय उतना सोखता नहीं जितना कि बुखार देता है। अंधेरे कोनों में कालीन के नीचे ताली बाहर से किसी को दिखाई देते, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर क्यों रहते हैं और वह किसी बंगाली घड़ी में आकर दबा सकते हैं। देखिए साहब, मैं शायद भटक रहा हूं, क्योंकि बियर पीने का ये भी एक सुख है। आप रास्ता भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, हे कि दायरे के इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आप सबने बच्चों को वो खेल तो देखा ही होगा जिसमें सभी बच्चे एक गोल धारा बनाकर बैठ जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा हाथ में रुमाल लेकर उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। शायद आप सबके देश में भी खेला जाता होगा। वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के खेल हर देश में एक जैसा ही खेले जाते हैं। उन दिनों हम सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता था कि वे कब किसके पीछे अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर एक आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह पीछे मुड़ कर देख लेता था, कहीं मैं इसके पीछे तो नहीं। जी हाँ, आपने सही कहा,
उन दिनों यहाँ जर्मन आए हुए थे। उन दिनों आपकी उम्र बहुत छोटी रहेगी, लेकिन मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई के कारण दिन रात काम में जुटा रहना पड़ता था, और मैं भी एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। देखिए, एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है, और फिर उसके परे उसके पास देखने की फुर्सत तक नहीं होती। ये तो उसके साथ कुछ अचानक से घटित होने के बाद उसे पता चलता है कि मेरा मतलब अपने को बार बार दूसरे की स्थिति में रहकर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना कि दूसरे ने भोगा था, उससे कम हो सकता है, कुछ ज्यादा भी, लेकिन उतना नहीं, पैसा नहीं जितना कि दूसरे ने भोगा था। नहीं, आप गलत ना समझे, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। उस रात मैं जब घर पहुंचा तो वे उसे ले जा चुके थे। सात वर्षों की वैवाहिक जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं अपने खाली घर में घुसा था। बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, उसे मैंने काफी वर्षों बाद पालना शुरू किया। हाँ, कुछ घरों से लोग अपनी खिड़कियों से झांक कर मुझे देख रहे थे, और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि मैं खुद उन्हें अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा करता था जब वो खुद गेस्टापो पुलिस उनके रिश्तेदारों को बंदी बनाकर बंद गाड़ी में ले जाया करती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली मिलेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कभी हम किसी मृत्यु दुर्घटना की खबर सुनते हैं या किसी से सुनते हैं या सुबह अखबार में पढ़ते हैं, तो हमें विचार कभी नहीं आता कि ये सब हमारे साथ भी हो सकता है या हो सकता था। जी नहीं, लेकिन इन सब के बारे में हम नहीं सोचते। अरे हमें क्या लेना देना, वो सब तो उन दोनों के, उन लोगों के लिए बना है, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमारे लिए थोड़ी ना बना भाई ये है? हम नहीं जाए, अरे हमसे अलग हवा, उनके लिए हमारे लिए नहीं था। मुझे खुशी है कि आप बियर ले रहे हैं। आपके खाली गिलास के सामने आप सारी रात तक कब तक बैठे रहेंगे? जी, मैं जानता था आप ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। अगर आप ये सवाल ना पूछते तो मुझे कुछ आश्चर्य होता। जी नहीं, शुरू में मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता और वो ठीक ठीक अपनी यातना का अनुमान भी नहीं लगा पाता। उस रात मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिगड़ी पड़ी थी। उन्होंने उसकी हर छोटी से छोटी चीज की तलाशी ली थी। उन्होंने ऐसी कोई चीज ना हो उनके हाथों से बची रह गई हो।
रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। उसके तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस, सिगरेट का पैकेट रखा था। शुरू शुरू में मुझे उसकी आदत काफी अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी इसका आदी हो चुका था। पलंग के पास तिपाही पर उसकी किताब रखी थी, जिसे उन दिनों वो पढ़ा करती थी। पलंग के पास तिपाही पर उसने अपने बालों का, जो किताब पे निशानी के लिए अपने बालों का क्लिप दबा दिया था, जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था। उस क्लिप पर उसके बालों की गंध। आप जानते हैं, जब कभी मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं उसकी बालों की क्लिप को अपने सीने से लगाकर सो जाता हूँ और उसकी खुशबू को अपने चारों तरफ बिखरते पाता हूँ और उसके होने का एहसास पाता हूँ और उसके क्लिप से चिपट कर कभी कभी चैन की नींद भी सो लेता हूँ। आप सब नहीं सोचते कि कैसे इतने अरसों के बाद भी हमें सब छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती है, और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि विवाह से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो शायद विवाह के बाद एक अरसा साथ रहने के कारण हमारे हाथों से फिसलने लगती है और हाथ में रह जाती है तो सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी आदतें, आपसी मतभेद, जिसे शायद हम दूसरों से कहने से भी शर्माते हैं। लेकिन इन सब के बिना जिंदगी कितनी सूनी जान पड़ती है ना। उस रात मैं अपनी पत्नी की चीजों के बीच अकेला बैठा रहा। उस रात शायद मैं अपने आपे में नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी अपने कमरे में नहीं थी और ये महज एक हकीकत थी, लेकिन ये मैं समझ सकता था। लेकिन मैं उसे पकड़ कर क्यों लगे, भयानक पेट मेरी पकड़ के बाहर था कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों वे उसे पकड़कर क्यों ले गए। सात वर्षों की वैवाहिक जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था जी कि मेरी पत्नी ने मुझसे अपना कोई रहस्य छुपा कर रखा था, इससे मुझे कोई सारा ही नहीं था। अरे ये तो मुझे बाद में पता चला कि गेस्टापो पुलिस तो बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके बाद कुछ गैर कानूनी पफलेट पर्चियां पाई गई थी, जो इन दिनों ज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और आप जानते हैं, ये गेस्टापो पुलिस की नजरों में सबसे संगीन अपराध था और जर्मन पुलिस ने यह सब्जेक्ट तलाशी के दौरान मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इन सबका मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। अरे साहब, उस रात से पहले हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, प्रेम। और देखो, उसी कमरे में उसकी ऐसी कोई चीज थी जो उसका रहस्य थी, जिसका मुझे कुछ मालूम ही नहीं थी, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था मुझे। क्या आपको बात दिलचस्प नहीं लगती कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी को भी कहीं अधिक जानते थे। देखिए, अगर आप बुरा न माने
पहले मैं अपना गिलास खत्म करूंगा। क्योंकि कुछ ही देर में ये कप बंद हो जाएगा। फिर नहीं, इतनी जल्दी नहीं। हमारी भाषा में एक कहावत है कि हमें जी भरकर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 100 बरस काफी लंबा अरसा है साहब। क्या आप नहीं सोचते कि हम में से कोई इतने अरसों तक जिंदा रह सकता है? जी नहीं। आप क्या, हम में से किसी को नहीं मालूम कि हम में से कौन कितने बरसों तक जिंदा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मृत्यु की सारी आती नहीं। अरे है कोई ऊपर बैठा? अरे हमें मरना है भाई। काहे के भगवान हो, सुनते भी नहीं। कमाल है। आदमी जब चाहे आदमी को जिया दिया, जब चाहे आदमी को मार दिया। बस इसी विडंबना में अटकी हम सबकी सोई। जब चाहे आदमी को मार देते हो, जब चाहे किसी बिना काम के आदमी को जियाते चले जाते हो। जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे कि मुझे देख रहे हैं आप, मैं यहाँ इस बार में रोज आता हूँ, रोज आता हूँ इस बार में, रोज बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, पर अपनी बात रिपीट करके चला जाता हूँ। लेकिन कोई है कि कोई? साला कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बैठे सब बैठे अपने नशे में धन, लेकिन इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनकी भी कोई ना कोई कहानी है। अरे पहले कोई इनकी भी तो सुने, है कोई सुनने वाला? कोई नहीं है सुनने वाला। तेरा तो मुझे पता है कि तू नहीं है इस दुनिया में। अरे नहीं है इस दुनिया में तू। अरे तेरा कोई असिस्टेंट ही हो। हाँ, पर अभी के लिए तुम तो हो, तुम सब हो।
तुम कहो, कुछ हम कहे, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे, क्या पता इसी में जीवन कटते चले, जीवन कटते चले। जी नहीं साहब, ध्यान चीज मरना नहीं है। आदमी खाता है, पीता है और एक दिन अचानक से फट हट जाता है। लेकिन भयानक चीज मरना नहीं है। अरे साहब, लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चू तक नहीं करते। चू तक करता है कोई? चू तक नहीं करते। भयानक चीज मरना नहीं है, भयानक चीज ये है कि मृत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। आप जानते हैं, उस रात मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा पागलों की तरह इधर उधर। मैंने उस रात अपनी पत्नी की चीजों की इस तरह से तलाशी ली थी, मानो और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अपने पीछे से कोई चीज छीन नहीं छोड़ जाएगी। इसके विवाह की पसंद ड्रेसिंग टेबल की दरार में रखे सूच पत्र जिसे वो उसे लिखा करता था, लव लेटर जिसे वो सीने से लगा कर रखती थी। और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने पीछे से ऐसी कोई चीज अपनी सारी नहीं छोड़ जाएगी जिसके सारे में जी सकूं। अरे 7 वर्षों में मैं अपनी पत्नी की चीजों को इस तरह से टटोल रहा था कि मैं उसका पति नगर पुलिस का कोई भेज दिया हूं, पेशेवर नौकर। पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अपने पीछे से ऐसी कोई चीज निशानी नहीं चल जाएगी जिसके बारे में उसके बारे में कुछ जान सकूं। उस रात में मुझे ये रह रहकर विश्वास नहीं हो पा रहा था मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान सकूंगा क्योंकि वो उनके हाथों से नहीं बचेगी। मैं जानता था यार, मैं इसके बारे में नहीं जान सकूंगा कभी नहीं। नजदीक है। जितना कि इस चीज ने कि मैं मरने के बाद अब उसके बारे में कुछ नहीं जान सकूंगा। मैं जानता था कि जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने किसी को वापस लौटते नहीं देखा था। और मैं ये भी जानता था कि मरने के बाद उसके रहस्य पे लिए हमेशा के लिए अपने आप ताला लग जाएगा और मैं उसके रहस्य को
कभी नहीं जान सकूंगा और अपने पीछे से ऐसी कोई चीज या निशानी नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं उस ताले को तोड़ सकूं। कोई निशानी नहीं छोड़ जाएगी, नहीं छोड़ेगी कोई सुराग या निशानी। दूसरे दिन मैं तैयार होकर अपने घर में बैठा था। मैं जानता था वे आएंगे, मैं जानता था वे आएंगे। अगर शायद मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ सच सच कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत ना पड़ती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो उनके सामने कुछ नहीं कहेगी। देखिए, मैं उसके रहस्य से अपरिचित था, लेकिन उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, यात्रा चाहे कितनी भयभीत क्यों ना हो। जी नहीं, मैंने उसकी यात्रा को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा सकता हूं कि इसमें कैसी कैसी और किस किस तरह की यात्राएं सही होगी। पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे जो पूछा वो बिल्कुल साफ था। क्या आप श्रीमती के पति हो? क्या आप श्रीमती के पति हो? क्या आप श्रीमती के पति हो? जी हाँ साहब, जी हाँ, मैं उसका पति हूं। मैं उनके इसी प्रश्न का जवाब सिर्फ हाँ में दे सका, बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर थे। उन्होंने मेरी बात को असीम टाल दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की इन कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वे मुझे छोड़ने वाले नहीं थे, नहीं छोड़ने वाले थे मुझे। वे मुझे पकड़कर एक अलग शहर में ले गए। फिर हफ्ते भर दिन रात एक ही तरह के सवाल अलग अलग तरीके से, बता किसने दिए जैसे लिफ्ट लैंड, बता किस आदमी के साथ गई थी वो, किन किस गिरोह के साथ मिली थी, बता अरे बता दे गलत कर तो मदद करेगा, जान से बता दे। साहब मैं नहीं जानता था, साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बता दे, साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता साहब। खाना मत देना सारे लोग, भूखा रखो दिन रात। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता तो किन लोगों के साथ मिल गई थी, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं चाहे आपको कितनी तफसील से अपनी यात्रा के बारे में क्यों ना बता दूं, लेकिन आप मेरी यात्रा का रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा पाओगे कि मुझे वे किस किस तरह के कैसी कैसी यातनाएं देते थे। फिर मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक कि मैं बेहोश न हो जाऊं, लेकिन उनमें असीम धैर्य होता था। वे मेरा कब तक इंतजार करते हैं जब तक कि मैं फिर होश में ना जाऊं, और फिर से वही सिलसिला शुरू, और अंतिम यात्राएं और अंतिम सवाल। उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं होता था। उन्हें लगता था कि मैं जो
अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में इतने बरसों से रह रहा हूं, क्या मैं उसकी इन कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानता? उन्हें लगता था कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं। जी नहीं साहब, मेरी यातना ये नहीं थी कि वे मुझे पीटते थे, बल्कि मेरी यातना ये थी कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। क्या देता उनके सवालों का जवाब? कहने के लिए कुछ थी तो होती साधारण सी घरेलू बात है, शायद हर स्त्री अपने पति के साथ करती है, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी पत्नी जो मेरे साथ रह रही है, दैनिक जिंदगी जी रही है, उसके साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी भी जी रही थी, मुझसे अलग, मुझसे अछूती एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। क्या आप सबको ये बात हास्यास्पद नहीं लगती कि मैं, अगर मेरी पत्नी को पकड़ करना ले जाता तो शायद मैं तो जिंदगी भर यही समझता कि मेरी पत्नी तो वही है जिसे मैं जानता हूं। वे गेस्टापो की लड़ाई के अंतिम दिन थे। और गेस्टापो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देते थे। मेरी पत्नी ने उनके सामने कुछ नहीं कबूला, वे उससे उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन मुझे वे कच्चा समझते थे, लेकिन शायद मुझे वे मारना नहीं चाहते थे। लेकिन मृत्यु से कम जितना कष्ट दिया जा सके उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वे मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक कि मैं बेहोश न हो जाऊं। लेकिन मैंने उनके सामने कुछ नहीं कबूला। ये मेरा साहस नहीं था, ये मेरा साहस नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो कबूलने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या कबूलता मैं? पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया तो मुझे काफी खेद हुआ कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे छलना की थी। उस रात मैं बार बार अपने को कोसता रहा कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्टों के साए क्षणों से गुजरते हुए मैं अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था। कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, एक तरह से उसने मुझे बचा लिया था। शायद उसने अपने निर्णय की यात्रा से मुझे एक तरह से बचा लिया था। लेकिन साहब, मैं आज तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाया हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी के रहस्य के बारे में मालूम होता तो क्या चुप रहने का हौसला पटो सकता था? जी नहीं। जरा सोचिए मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती। मुश्किल घड़ी में आप बड़ी से बड़ी यातना को सहन कर जाते हैं, लेकिन जब आप सबको मालूम होती है आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, तो क्या आप
उस रास्ते को नहीं अपना लोगे? फिर चाहे उसके लिए आपकी पत्नी ही, पिता या सगा भाई ही क्यों ना हो। खैर, इसके बारे में कहना असंभव है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद निर्णय की इस यात्रा से बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने मुझे अपना रहस्य कभी नहीं बताया। मैंने अक्सर सुना है कि प्रेम में कोई दुराव छिपाव नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होता है। और इससे बढ़कर और बड़ी कोई चीज नहीं कि प्रेम में अपने आप को छिपाना ही या खोलना ही नहीं, बहुत कुछ छिपाना भी होता है। और स्त्रियां, महिलाएं इस बात को अच्छे से समझती है, क्योंकि उनमें अपने आप को छिपाने का बहुत बड़ा हुनर होता है। ताकि अपनों को निजी खतरों से मुक्त रखा जा सके। मैं स्त्रियों को सैल्यूट करता हूं। और उनमें पुरुषों से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता भी होती है। आप सब इस बारे में सोचते हैं कि ये असंभव है, लेकिन जब कभी मुझे रात को नींद नहीं आती तो ये सब सोचकर मुझे हल्की सी तसल्ली मिलती है कि खैर छोड़िए इन बातों को। जब मैंने आपको वहां से मेज पर बुलाया था तो इस आशा के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं या कुछ बता सकूं। जी जी नहीं। उस रात के बाद मैंने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देखा। एक दोपहर में जब घर लौट रहा था तो मेरी निगाहें उन पोस्टरों पर जा पड़ी जिन्हें बीती रात दीवारों पर चिपका दिया जाता। उन पोस्टरों पर 30-40 नाम होते थे जिन्हें बीती रात गोली से मार दिया जाता था। लेकिन मेरी निगाह जब मेरी पत्नी को उस नाम पर पड़ी जिसके पीछे शायद मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पीछे उसका चेहरा हो सकता है। कुछ देर के लिए मैं विचित्र सा हो गया था कि
मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप अपने परिचित को अपनी आंखों से मरते हुए ना देख ले या खुद उसे अपने हाथों से दफना न दे, तब तक आपको विश्वास नहीं हो पाता कि वो अभी भी जीवित है या मर गई है। आप रास्ता भटक जाते हो, चक्कर लगाते रहते हैं कि कार इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आप जा रहे हैं साहब? अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी बिल्ली के लिए कुछ सलामी के टुकड़े ले लूं। बेचारी अब तक भूखी प्यासे मेरी राह में बैठी होगी। जी नहीं, आप तकलीफ ना कीजिए। मैं अपने कहा था कि सही फासला लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन बर्बादियों के निशान अपने पीछे छोड़ जाते हैं। आखिर तक, आखिर तक, आखिर तक सही फासला 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर।